और वहीं अब बात एक बार फिर से मध्य प्रदेश की सियासत की ही कर लेते हैं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने को राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह ही सचिन पायलट भी राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। सचिन पायलट ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि ये देखना दुर्भाग्यपूर्ण है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। काश पार्टी में बातचीत के जरिए विवाद सुलझा लिए गए होते। सचिन पायलट के बाद राजस्थान के एक और मंत्री ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने पर दुख जताया। गहलोत सरकार के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने से पार्टी को नुकसान पहुंचा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का इस तरीके से जाना एक तो कितना बड़ा लॉस है और क्या उनको रोका जा सकता था? देखिए, हमारे पीसी चीफ ने भी ये कहा है कि ये अच्छा होता कि पार्टी में ही डिस्कस होकर के मामला सिरट जाता, जिससे मैं 100% एग्री करता हूँ। वो सिंधिया साहब एक बड़े नेता हैं और कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से जो क्षति हुई है उसकी भरपाई कैसे हो पाएगी, ये एक विचारणीय बिंदु है। उनसे खैर वो अलग बात है कि मेरा और उनके परिवार के पारिवारिक संबंध रहे हैं अब से नहीं पीढ़ियों से, लेकिन यंग टैलेंट जो है उसको यंग टैलेंट को यूपीए सेकंड में भी आपने देखा होगा कि बहुत यंग मिनिस्टर्स थे। भंवर जितेंद्र सिंह जी, सचिन पायलट जी, अमरिंदर देवरा जी, जितेंद्र प्रसाद जी, आपके खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, और इन्होंने परफॉर्मेंस करके बताई। और हमारा जो पुराने जो बुज़ुर्ग हैं उनका एक्सपीरियंस से हमको फ़ायदा भी मिला। वो भी रहे कैबिनेट में और यूपीए 2 बड़ा स्मूथली चला, यूपीए 1 भी, यूपीए 2 भी। तो अब देखते हैं आगे से क्या असर पड़ता है। वहीं कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने भी सिंधिया के जाने के बाद पार्टी में मचे घमासान को इसकी वजह बताया। उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल के करीबी थे और उन्हें संयम रखना चाहिए था। ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। सचिन पायलट ने ट्वीट किया कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो कांग्रेस से अलग हुए और इस मसले को पार्टी के अंदर ही सुलझा लेना चाहिए था। इस तरह का ट्वीट पहले कुलदीप बिश्नोई भी कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये मामला कांग्रेस के अंदर सुलझ सकता था, आपको लगता है? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बड़े पुराने लीडर थे, जनाधार वाले लीडर थे और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। राहुल गांधी जी पूरे गांधी परिवार के इतने नज़दीक थे कि राहुल जी ने खुद कहा है कि वही तन्हा एक ऐसे शख्स थे जो बिना किसी रोक टोक पे किसी भी समय मेरे घर आ जा सकते थे। इतना विश्वास। जब सरकार बनी यूपीए 1, यूपीए 2, उसमें मंत्री रहे, जनरल सेक्रेटरी रहे और हर महत्वपूर्ण मामलों में सीडब्ल्यूसी के मेंबर, हर महत्वपूर्ण मामलों में उनकी राय मशवरा राहुल गांधी जी लेते रहे। उसके बाद भी कितनी जल्दबाजी रहती है। राहुल गांधी जी ने पहले ट्वीट किया था, रिट्वीट किया है कि 2 ग्रेट वॉरियर्स, पेशेंस एंड टाइम। कमलनाथ जी और उनका भी फोटो है जी, लेकिन उन्होंने कहा कि 2 ग्रेट वॉरियर्स, पेशेंस एंड टाइम। है पेशेंस, टाइम आएगा, आपका अवश्य मौका मिलेगा। वहीं इन सबके बीच मध्य प्रदेश के मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी पर कांग्रेस के विधायकों के अपहरण का आरोप लगाया। पीसी शर्मा ने दावा किया कि बेंगलुरु में बंधक बनाए गए कांग्रेस के विधायक दोबारा चुनाव नहीं लड़ना चाहते और सभी विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं, सर कितने विधायक आपके संपर्क में हैं? सर ये बताइए, अभी कितने विधायक जयपुर गए हैं? देखिए, जयपुर गए हैं और उनके फोन चालू हैं। सर कितने विधायक जयपुर गए हैं? 98 के आसपास। सर अब सिंधिया खेमे के जो विधायक उन्होंने वीडियो जारी किया, कहा कि वो सिंधिया के साथी हैं। देखिए, कोई किसी के साथ रहे, लेकिन जो फ्लोर टेस्ट होगा उसमें हम मेजॉरिटी प्रूव करेंगे। तो सर सिंधिया खेमे के जो मंत्री हैं वो आपके संपर्क में है या विधायक आपके संपर्क में है? विधायक संपर्क में। मंत्री नहीं है सर? मंत्री के खिलाफ तो कोई न कोई शायद सुना है कार्रवाई हुई है। निंदा प्रस्ताव की ही है। क्या मंत्री हो गए इधर उधर घूम रहे हो?
उमदा सर 10 से प्रताप 12 विधायक कंफर्म है कि आ सकते हैं? निश्चित तौर पर आएंगे और बीजेपी के भी आएंगे। बीजेपी के भी? उनके फ़ोन क्यों बंद किया उनने? किसने सर? दिल्ली में है, उनकी सरकार है दिल्ली में, उनके फ़ोन क्यों छीन लिए बीजेपी वालों ने? जी। डर है ना। पर राहुल गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के साथ अपनी एक पुरानी फोटो रिट्वीट की है और ये फोटो दिसंबर 2018 की है, जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के चुनाव को लेकर कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच तनातनी चल रही थी और आखिरकार कमलनाथ को सीएम चुना गया था। उस समय इस फोटो के साथ राहुल गांधी ने लियो टॉल्स्टॉय का चर्चित विचार भी लिखा था, धैर्य और समय दो सबसे ताकतवर योद्धा है। उस समय राहुल गांधी ने यह संदेश देने की कोशिश की थी कि पार्टी में सब ठीक है, लेकिन ये बात गलत साबित हुई। हालांकि इस रिट्वीट के साथ राहुल गांधी ने कोई कमेंट नहीं किया। वहीं शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में मध्य प्रदेश में चल रहे सियासी घमासान पर अपने ही सहयोगी दल कांग्रेस पर निशाना साधा। सामना में लिखा कि भगवान देता है और कर्म नाश कर देता है। यही हालत कांग्रेस पार्टी की हो गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में बगावत हो गई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार अगर गिरती है तो इसका श्रेय बीजेपी का चाणक्य मंडल ना ले। कमलनाथ की सरकार जो गिरती हुई दिख रही है, उसका कारण उनकी लापरवाही, अहंकार और नई पीढ़ी को कम आंकने की प्रवृत्ति है। वहीं राज्यसभा चुनाव से पहले गुजरात की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। बहुचराजी के कांग्रेस विधायक भरत ठाकुर ने गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल को एक बार फिर कांग्रेस में आने का ऑफर देते हुए कहा कि 15 विधायक लाइए और सरकार बनाइए, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने भरत ठाकुर पर पलटवार किया और कहा कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता है और हमेशा रहेंगे। मैं मेरी पार्टी का एक अंग हूं और मेरे जीवन के लिए बीजेपी के अलावा कोई बात मैं सोच भी नहीं सकता, भाजपा के अलावा कोई बात मैं सोच भी नहीं सकता। ये मेरे दिल में है, मेरे हृदय में है, मेरे लहू में है। लेकिन कांग्रेस वाले गुजरात की जनता में गलतफहमी पैदा करने के लिए मेरे नाम का गलत उपयोग करते हैं। तो मैं सभी कांग्रेसी गुजरात के हो या देश के हो, सबको कहना चाहता हूँ कि आपको जो अलग जगह ढूंढनी हो तो ढूंढो, लेकिन नितिन भाई का नाम और नितिन भाई की बात कभी बीजेपी छोड़ने के लिए कभी नींद में भी, स्वप्न में भी नहीं सोचना, ऐसा मैं उनको बताना चाहता हूँ। तो मध्य प्रदेश के बाद गुजरात में भी कांग्रेस के विधायकों के टूटने का खतरा अब सताने लगा है। वजह गुजरात से राज्यसभा की 4 सीटों के लिए होने वाले चुनाव है। अभी तक इन 4 सीटों में 3 बीजेपी के पास है और 1 कांग्रेस के पास है, जबकि विधानसभा में विधायकों की मौजूदा संख्या जो है उसके हिसाब से 2 सीट बीजेपी के पास है और 2 सीट कांग्रेस के पास जा सकती है। लेकिन बीजेपी ने 2 नहीं बल्कि 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला कर लिया है। हालांकि बीजेपी की लिस्ट में गुजरात से 2 ही उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। 182 सदस्यों की विधानसभा में फिलहाल 180 सदस्य हैं, जिनमें कांग्रेस और उनके सहयोगियों के 79 विधायक हैं और बीजेपी के विधायक 103 हैं। राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए 37 वोट की जरूरत होगी, यानी अगर बीजेपी 3 सीटें जीतना चाहती है तो उसे 111 वोटों की जरूरत होगी। चुनाव में बीजेपी का ये गणित तभी सटीक बैठ सकता है जब या तो कांग्रेस के विधायक क्रॉस वोटिंग करें या फिर वोटिंग के दिन वो गैर मौजूद रहें। यही वजह है कि राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को अपने विधायकों के टूटने का खतरा सताने लगा है। और अब बात दिल्ली हिंसा की। दिल्ली हिंसा की जांच कर रही पुलिस की स्पेशल सेल ने पीएफआई फंडिंग के मामले में इलियास और परवेज नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार इलियास दिल्ली पीएफआई का सचिव है, जबकि परवेज दिल्ली पीएफआई का प्रमुख है। दोनों पर नागरिकता कानून के खिलाफ शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन को पैसे मुहैया कराने का आरोप है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पीएफआई में सबसे पहली गिरफ्तारी दानिश नाम के एक शख्स की त्रिलोकपुरी इलाके से की थी और ये त्रिलोकपुरी के इलाके में रहकर पीएफआई की फंडिंग करवा रहा था और वो फंडिंग सिर्फ शाहीन बाग में प्रदर्शन को लेकर नहीं थी, लेकिन उससे पूछताछ में एक और नाम सामने आया और वो है इलियास। इलियास एक ऐसा युवक है जो पीएफआई के लिए मेंबर था और उसको लेकर ये फंडिंग यहाँ पर की जा रही
थी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, उससे भी पूछताछ कर रही है, क्योंकि अब तक पीएफआई में जो गिरफ्तारियां हो रही हैं लगातार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शिकंजा कस दिया है और इसको लेकर पीएफआई में अब लगातार गिरफ्तारियां होने लगी है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि पीएफआई में जो फंडिंग हो रही है, पीएफआई की उस फंडिंग का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में हो रहा है। शाहीन बाग में जिस तरह का प्रदर्शन हो रहा था उसमें फंडिंग की जा रही थी, क्योंकि जो विरोधी जो सीए और एनआरसी का विरोध कर रहे थे उन लोगों को वहाँ पर जमा करना था भड़काऊ भाषण के जरिए, और चाहे दूसरी फंडिंग जो पैसा या फिर खाना मुहैया करवाकर उस तरह की जो सारी चीज़ें हो रही थी। और इलियास जो पकड़ा गया है वो माना जा रहा है कि मोहम्मद जो परवेज़ अहमद है उसका नज़दीकी है, और इसको लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पीएफआई में सबसे पहली गिरफ्तारी दानिश नाम के एक शख्स की त्रिलोकपुरी इलाके से की थी, और ये त्रिलोकपुरी के इलाके में रहकर पीएफआई की फंडिंग करवा रहा था। और वो फंडिंग सिर्फ शाहीन बाग में प्रदर्शन को लेकर नहीं थी, लेकिन उससे पूछताछ में एक और नाम सामने आया, और वो है इलियास। इलियास एक ऐसा युवक है जो पीएफआई के लिए मेंबर था, और उसको लेकर ये फंडिंग यहाँ पर की जा रही थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उससे भी पूछताछ कर रही है, क्योंकि अब तक पीएफआई में जो गिरफ्तारियां हो रही हैं लगातार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शिकंजा कस दिया है, और इसको लेकर पीएफआई में अब लगातार गिरफ्तारियां होने लगी है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि पीएफआई में जो फंडिंग हो रही है, पीएफआई की उस फंडिंग का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में हो रहा है। शाहीन बाग में जिस तरह का प्रदर्शन हो रहा था उसमें फंडिंग की जा रही थी, क्योंकि जो विरोधी जो सीए और एनआरसी का विरोध कर रहे थे उन लोगों को वहाँ पर जमा करना था भड़काऊ भाषण के जरिए, और चाहे दूसरी फंडिंग जो पैसा या फिर खाना मुहैया करवाकर उस तरह की जो सारी चीज़ें हो रही थी। और इलियास जो पकड़ा गया है वो माना जा रहा है कि मोहम्मद जो परवेज़ अहमद है उसका नज़दीकी है, और इसको लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार पूछताछ कर रही है, कोशिश कर रही है कि क्योंकि पीएफआई का जो पूरा नेटवर्क है जो राजधानी दिल्ली एनसीआर में के साथ साथ नॉर्दर्न इंडिया में चल रहा है, इस सब को लेकर बड़ी लीड दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हाथ लगी है। इसको लेकर ये दूसरी गिरफ्तारी हुई है। ये माना जा रहा है कि जो इलियास है वो परवेज़ अहमद जो दिल्ली स्टेट हेड है उसका नज़दीकी है, और कई सारे राज वो उगल सकते हैं। वहीं बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने भी दिल्ली में हुई हिंसा के साजिश में लोगों के पकड़े जाने के बाद कहा कि ये एक सोची समझी साजिश थी। दिल्ली हिंसा में गृह मंत्री के संसद में बयान के बाद अब जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की है और पीएफआई के स्टेट हेड और सेक्रेटरी को गिरफ्तार किया है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के सांसद हैं अर्जुन सिंह जी। सर, किस तरीके से पुलिस की कार्रवाई को देखते हैं? देखिए, कल गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी ढंग से जो दिल्ली की घटना से जुड़ित हैं, चाहे कोई भी हो, उसको सरकार छोड़ेगी नहीं। कई तरह के टीम बनाए गए हैं, एसआईटी बनाई गई है, 49 टीम काम कर रही है जो अपराधी हैं, और ये स्पष्ट था कि सुनियोजित ये दंगा था जिसमें पीएफआई का सबसे बड़ा भूमिका था। उसके प्रेसिडेंट को भी गिरफ्तार किया गया। तो ये विरोधी शक्ति जो है भारतवर्ष के अंदर जो लोग राजनीतिक रूप से विरोधी शक्ति अपने आप को कहते हैं, ये राजनीति तो बाद में कर रहे हैं, अब देश के साथ ये विरोधिता कर रहे हैं। सर, एक और चीज़ गृह मंत्री ने कहा था कि 300 से ज़्यादा दंगाई बाहर के राज्यों से आए थे और माहौल बिगाड़ा गया था। देखिए, ये दंगा कोई भी दंगा होता है ना, वो सुनियोजित होता है, वो पहले से प्री प्लान होता है। प्री प्लान अगर नहीं होगा तो वो दंगा चलता नहीं है, होता नहीं। अमित सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमित, जो ये 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, तो क्या इनको शाहीन बाग में जो फंडिंग का मामला है इस पर ही गिरफ्तार किया गया है? दिल्ली हिंसा से भी ये लोग जुड़े हुए हो सकते हैं? जी बिल्कुल, दिल्ली हिंसा के मामले में भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस पूरे मामले में जांच कर रही है, और साथ ही साथ जिस तरीके से सबसे पहले जो सीए के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुआ था वो शाहीन बाग में हुआ था, और शाहीन बाग में जिस तरीके से पीएफआई ने फंडिंग की है उसमें सबसे पहली जो गिरफ्तारी हुई थी वो दानिश की हुई थी, जो पीएफआई का सदस्य था। दानिश से को गिरफ्तार की पुलिस ने उसके बाद जब लंबी पूछताछ की उसके बाद इलियासी का नाम सामने आया जो कि सेक्रेटरी है पीएफआई का। उसके बाद इलियासी को गिरफ्तार किया गया, और इलियासी के बाद जो इलियासी हालांकि सेक्रेटरी है और
उसके बाद जो है स्टेट हेड परवेज अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब बताया ये जा रहा है जो कि 10 अलग अलग अकाउंट्स हैं जिस पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की नज़र है। उस 10 अकाउंट्स पे लगातार इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और जिस तरीके से शाहीन बाग में फंडिंग की गई है, चाहे वो खाना हो चाहे वो दूसरे चीज़ों के लिए मुहैया कराई गई है। और जो दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं दिल्ली हिंसा जो हुई थी और ख़ास तौर से जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली आए थे और उसी समय में ये हिंसा हुई थी, तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पहलू है अमित जिन पर अभी फिलहाल जांच चल रही है। आप नजर बनाए रखिए। इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना वायरस के चलते आईपीएल पर संकट के बादल और इस सब के बीच महाराष्ट्र सरकार इस सब को लेकर बेहद सख्त नजर आ रही है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि मैचों में जो भीड़ है उसे नहीं जुटने देंगे, आईपीएल के टिकट भी नहीं बिकने देंगे। इस सब के बीच आपको बड़ी खबर यह भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है आईपीएल मैचों को रद्द करने को लेकर। अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, महाराष्ट्र में 11 मामले सामने आ चुके हैं और अब कोरोना वायरस का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं आईपीएल पर भी दिखाई दे रहा है। क्या कह रही है महाराष्ट्र सरकार? बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार संख्या बढ़ रही है, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है। और कल देर शाम उन्होंने प्रपोजल किया था, एक सीएम के साथ उच्च स्तरीय बैठक हुई थी जिसमें ये फाइनल किया गया कि जो आईपीएल के लिए मैचेस देखने के लिए भीड़ इकट्ठा होती है या बड़े आयोजन होते हैं, ऐसे सारे बड़े आयोजनों को कैंसिल किया जाएगा और वहां पर टिकट बिक्री नहीं होगी। आईपीएल अगर होना होगा तो आईपीएल होगा और उसका सीधा प्रसारण, लाइव प्रसारण लोग टीवी के जरिए अपने घरों पर बैठ के देखें, ना कि यहाँ पे स्टैंड पर या स्टेडियम के पास भीड़ इकट्ठा हो, क्योंकि ऐसे में पता नहीं कि कौन व्यक्ति कोरोना वायरस से पीड़ित है। और साथ ही साथ दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से वीजा सस्पेंड हुए हैं उसमें तमाम सारे जो फॉरेन प्लेयर्स आते हैं वो फिलहाल उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे में आईपीएल के ऊपर संकट काफी गहरा गया है, खासकर ऐसे समय में जब महाराष्ट्र में लगातार कोरोना वायरस का खतरा बढ़ रहा है। और साथ ही साथ अभी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खुद कई विभागीय अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और अपडेट लेंगे। महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से कोरोना वायरस के जिस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं उससे बेहद सख्त है, बेहद गंभीर है। इस सबके बीच अभिषेक, ये भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका आईपीएल को टालने के लिए दाखिल की गई, किसकी तरफ से दाखिल की गई याचिका? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके की याचिका दाखिल की गई है उसमें कहा गया है कि आईपीएल में चूंकि भीड़ इकट्ठा होती है और एक जगह काफी संख्या में लोग, हजारों की संख्या में लोग आईपीएल देखने के लिए पहुंचते हैं और ऐसे में कोरोना वायरस का संकट जिस तरीके से गहराता जा रहा है पूरे देश भर में, उससे कहीं न कहीं इससे संक्रमण का खतरा और बढ़ जाएगा और ज्यादा रोगी इससे रिलेटेड निकलेंगे और जो कहीं इस पूरे एनवायरमेंट में एक खतरा पैदा हो सकता है। और ऐसे में तुरंत आईपीएल की डेट टाल दी जाए और आईपीएल को स्थगित कर दिया जाए जब तक ये पूरा खतरा पूरी तरीके से टल न जाए। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, और इस बीच एक बड़ी खबर यह भी मिली कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका आईपीएल को टालने के लिए दाखिल की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अर्जेंट हियरिंग इस पूरे मामले पर फिलहाल नहीं होगी। अभिषेक, आप नजर बना के रखिएगा। वहीं केंद्र ने डिप्लोमेटिक, ऑफिशियल, यूएन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट वीजा को छोड़कर सभी वीजा 15 अप्रैल तक के लिए सस्पेंड कर दिए हैं। ओसीआई कार्ड धारकों को दी जाने वाली वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा भी 15 अप्रैल 2020 तक से के निलंबित कर दी गई है। इस बीच कोरोना वायरस से निपटने के लिए पीएम मोदी के निर्देश पर बनाए गए मंत्री समूह की बुधवार को दिल्ली में एक अहम बैठक भी हुई। बैठक की अध्यक्षता खुद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की, जिसमें शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि जो लोग चीन, हांगकांग, दक्षिण कोरिया या फिर इटली और जापान से दौरे से लौट रहे हैं उन्हें 14 दिन तक दूसरे लोगों से दूर रखा जाए। आजपर्यंत आपल्या राज्यामध्ये एकूण 10 पॉझिटिव्ह रुग्ण सापडलेले आहेत, पण हे पॉझिटिव्ह म्हटलं तरी त्यांना तशी लक्षणं ही दिसत नाही आहेत। एखाद्या रुग्णाला किंवा एखाद्या व्यक्तीला कोरोना पॉझिटिव्ह आला म्हणजे घाबरून जाण्यासारखं मोठं कारण नाही आहे। कोरोना वायरस धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। अब ये मामले जो हैं वो भारत में भी लगातार बढ़ रहे हैं। इस समय हम मुंबई के कस्तूरबा हॉस्पिटल में खड़े हैं और महाराष्ट्र में जो कोरोना वायरस की जो पीड़ितों की संख्या है अब 11 पहुंच चुकी है, जिसमें 2 पॉजिटिव जो मरीज हैं वो मुंबई में पाए गए हैं और उनका इलाज इसी
कस्तूरबा हॉस्पिटल में चल रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि पूरे मुंबई में यही एक इकलौता अस्पताल है जहां पर कोरोना वायरस का जो भी मरीज़ यहाँ पे टेस्ट के लिए आते हैं, जो पॉजिटिव पाए जाते हैं, उनको यहाँ पर आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है। यहीं पर उनका इलाज चलता है और अब बीएमसी कोशिश कर रही है कि जो बाकी के जो दूसरे अस्पताल है वहाँ पर भी फैसिलिटी वहाँ पर तैयार की जाए ताकि जो कोरोना वायरस के जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं तो उनका इलाज दूसरे अस्पतालों में भी जा सके। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पे हॉस्पिटल में पता चला कि 2 पॉजिटिव मामले यहाँ पे आए हैं तो लोगों का जो आना जाना अस्पताल के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में अब तक कुल 11 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा मामले पुणे में हैं। पुणे में 8 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, मुंबई में 2 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और एक जो मामला है वो नागपुर का, यानी कुल मिलाकर 11 लोगों की जो रिपोर्ट है वो कोरोना वायरस में पॉजिटिव पाई गई। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह को राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित कर दिया है और आज 12:30 बजे दिग्विजय सिंह पर्चा दाखिल करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह के नाम पर मोहर लगाई गई है। मध्य प्रदेश राज्यसभा के सदस्य घोषित, राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किए गए हैं दिग्विजय सिंह। उधर बीजेपी से ज्योतिरादित्य सिंधिया कल पर्चा दाखिल करेंगे, लेकिन इस सब के बीच बड़ी खबर ये कि कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह को फिर राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। राज्यसभा सदस्य के तौर पर कार्यकाल दिग्विजय सिंह का खत्म हो रहा है और इस सब के बीच एक बार फिर दिग्विजय सिंह राज्यसभा के उम्मीदवार बनाए गए हैं। कांग्रेस की तरफ से घोषित किया गया है उनका नाम और आज 12:30 बजे दिग्विजय सिंह, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मनोज, यानी अब उम्मीदवार दिग्विजय सिंह को बना दिया गया, कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर तस्वीर साफ कर दी गई है। ये एक बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि झगड़ा शुरू हुआ था, ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो झगड़ा शुरू हुआ था वो राज्यसभा की सीट को लेकर हुआ था और राज्यसभा की वो सीट कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को दी है। भूपेंद्र सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं, पूर्व मंत्री हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और जो जिसे कांग्रेस ऑपरेशन लोटस कहती है उसमें अहम भूमिका निभाने वाले हैं। अब जो दिग्विजय सिंह हैं वो कांग्रेस के उम्मीदवार बन गए राज्यसभा के। हाँ, हम लोगों को भी पता चला है कि वो राज्यसभा के उम्मीदवार बने हैं, हम लोगों की शुभकामनाएं। लेकिन एक जो बात आती थी कि झगड़ा शुरू हुआ था कांग्रेस में, राज्यसभा की सीट को लेकर हुआ था। देखिए, जिस दिन से सत्ता मध्य प्रदेश में कांग्रेस की आई थी उसी समय से ये झगड़े शुरू हो गए थे और लगातार 1.25 साल तक सिंधिया जी का जिस तरह से अपमान हुआ, मैं समझता हूँ कि जिनके चेहरे पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, इनके पास पब्लिक फेस सिर्फ सिंधिया जी थे, उनके चेहरे पर इनने सरकार बनाई और किस तरह से 1.25 साल तक उनका अपमान किया सिंधिया जी का, और उसका ही परिणाम है कि सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में आए और आने के बाद अब कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है। लेकिन आप लोग कहते थे उस समय माफ़ करो महाराज, तो अब तो आप कह रहे हो साथ रहो महाराज। कि माफ़ करो महाराज से मतलब सिंधिया जी से नहीं था, ये एक लोकोक्ति है जिसका उपयोग होता है और ये कभी नहीं कहा। और सिंधिया जी हमेशा उनका जो राजनीतिक जीवन है वो निष्कलंक रहा है और कभी भी उनने अपने राजनीतिक जीवन में अपशब्दों का प्रयोग किसी के प्रति नहीं किया। शब्दों की मर्यादा का हमेशा उन्होंने पालन किया है और इसलिए सिंधिया जी एक अलग तरह की राजनीति उन्होंने की है और उनसे कोई आपत्ति नहीं। सर, अभी जो समीकरण सामने दिख रहे हैं, 22 विधायक बताए जा रहे हैं कि 19 सिंधिया समर्थक, 3 और उसके अलावा, ये सब अगर बेंगलोर में है, कांग्रेस के साथ नहीं है, क्या समीकरण आपकी बीजेपी क्या सोच रही है आगे, क्या होने वाला है? देखिए, ये संख्या जो 22 की है, ये संख्या भी और बढ़ेगी। कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति है, सरकार अपना समर्थन खो चुकी है, सरकार को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। अब सरकार तकनीकी कारणों से किसी भी तरह से सत्ता से चिपकी रहना चाहती है। नैतिकता ये है कि जैसे ही अल्पमत में सरकार आई थी तत्काल मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना था, परंतु उसके बाद से जिस तरह से प्रयास सत्ता को बचाने के हो रहे हैं हम सब देख रहे हैं। आप लोग गवर्नर के पास जा रहे हैं, राज्यपाल से अप्रोच कर रहे हैं कि सरकार अल्पमत में है? पार्टी इस बारे में सब चीज़ों पर विचार कर रही है
और जो भी लीगल अपसेट हैं उसके आधार पर आपने 22 लोगों के इस्तीफे स्पीकर को सौंपे थे, आज तक स्वीकार नहीं हुए। देखिए, हम लोगों ने देखा है, कर्नाटक में भी हम लोगों ने देखा है और मध्य प्रदेश में भी जिस तरह से समय लग रहा है, तो ये सब चीज़ें हम लोगों के ध्यान में थी, परंतु इस्तीफा तो है, स्वीकार तो करना ही पड़ेगा, उसको ज़्यादा देर नहीं रोक सकते। स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। भूपेंद्र सिंह सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अब कमलनाथ को इस्तीफा देना चाहिए और दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो कमलनाथ सरकार है वो अल्पमत में आ गई है और ऐसे में उन्हें सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं है और पार्टी राज्यपाल से अप्रोच करने के लिए भी गंभीरता से विचार कर रही है। ये दो बड़ी बातें भूपेंद्र सिंह कह रहे हैं। ठीक है मनोज, आप रहिएगा। एक तरफ ये बहुत बड़ी हलचल मध्य प्रदेश में होती हुई नजर आ रही, वहीं कोरोना वायरस की वजह से आईपीएल पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। केंद्र ने विदेशी नागरिकों को वीजा देने पर रोक लगा दी, जिसके बाद 15 अप्रैल तक विदेशी खिलाड़ियों का भारत आना मुश्किल है। और इस बीच महाराष्ट्र में आईपीएल मैचों पर राज्य सरकार ने सख्ती दिखाते हुए मैच में दर्शक नहीं जुटने देने की बात भी कही है। आईपीएल टालने के लिए एससी में याचिका भी दायर की गई है। तो कुल मिलाकर कोरोना वायरस का असर अब यहां भी दिखता हुआ नजर आ रहा है। विवेक गुप्ता हमारे साथ और अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या जानकारी? देखिए, इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार ने शुरू से ही बोला था कि आईपीएल मैचेस को लेकर संकट हो सकता है, क्योंकि कोरोना वायरस जिस तरीके से लगातार महाराष्ट्र में फैलता जा रहा है तो अपने आप में एक गंभीर मामला है। पहला ये पूरा मामला शुरू हुआ था पुणे से और अब तक आपको बता दें कि 11 लोगों को जो कोरोना वायरस की रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई गई है, जिसमें से पुणे के 8 मामले हैं, मुंबई के 2 मामले हैं और नागपुर का 1 मामला, यानी कुल मिलाकर 11 लोग हैं जो कोरोना वायरस में पॉजिटिव पाए गए हैं। उसको लेकर जो आईपीएल मैचेस है उसको लेकर महाराष्ट्र के जो हेल्थ मिनिस्टर थे राजेश टोपे, वो शुरू से कह रहे थे कि गैदरिंग होना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जहाँ भीड़ भाड़ इलाके हैं या भीड़ भाड़ जगह जहाँ पे बड़ा इवेंट होता है वहाँ पर लोगों को इकट्ठा ना किया जा सके, जिसकी वजह से ये वायरस और ज़्यादा फैलेगा। तो 29 मार्च से जो आईपीएल शुरू होने वाला है, जिसमें मुंबई में 8 मैचेस हैं आईपीएल के, उनको लेकर सैकड़ों की तादाद में लोग पहुँचते हैं मैचेस को देखने के लिए। इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने बीसीसीआई और साफ तौर पे कहा था कि जो भीड़ इकट्ठा होगी वो कोरोना वायरस की वजह से भीड़ इकट्ठा ना होने दें। इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने कदम उठाया है कि जो लोग मैच देखने पहुंचते हैं वो वहां पे ना पहुंचे और आईपीएल की जो मैच की टिकट की बिक्री है, जो ऑन ग्राउंड, जो ऑनलाइन और जो स्टेडियम के बाहर जो टिकट की बिक्री है, उस पर रोक लगा दी है, ताकि जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में एक जगह पर इकट्ठा ना हो पाए, जिसकी वजह से ये जो खतरनाक वायरस है जो लगातार महाराष्ट्र में फैलता जा रहा है उस पर रोक लगे। बिल्कुल। और विवेक, रहिए आप हमारे साथ। कोरोना वायरस की वजह से शेयर बाजार में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स में 2300 से ज्यादा अंकों की गिरावट दर्ज की गई, जबकि निफ्टी 700 से ज्यादा अंक गिरा है। विवेक, हम लगातार देख रहे हैं शेयर बाजार भी लुढ़कता दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। देखिए, साफ तौर पर जो शेयर मार्केट है वो अब कोरोना वायरस की चपेट में आ चुका है और लगातार अगर हम 15 वर्किंग डे की बात करें तो 15 वर्किंग डे में सिर्फ 2 दिन ऐसे थे जिस दिन शेयर मार्केट ने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन बाकी के तो 13 या 14 दिन की बात करें वर्किंग डे में लगातार मार्केट गिरता जा रहा है। और आज का जो अगर करंट स्टेटस की बात करें, 2500 से ज़्यादा सेंसेक्स गिर चुका है, 700 से ज़्यादा निफ्टी गिर चुकी है, जिसकी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस को पैंडेमिक यानी कि पूरी दुनिया भर में इसे महामारी घोषित कर दी है। तो साफ तौर पर जैसे ही WHO ने इसे महामारी घोषित की तो जितने भी बाजार हैं उसका इम्पैक्ट साफ तौर पर दिखने लगा कि जो शेयर मार्केट है, चाहे हम डाउ जोन्स की बात करें या फिर जो विदेशी जो मार्केट है उनकी बात करें, वो लगातार गिरते गए। तो ये अनुमान लगाया जा रहा था कि जिस दिन WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोरोना वायरस को पैंडेमिक यानी महामारी घोषित करेगी, उस दिन मार्केट पूरी तरह से ध्वस्त होगा। तो साफ तौर पर जानकारों का मानना था कि अगर ये WHO घोषित करे तो मार्केट गिरेगा ही, उसका असर अब साफ तौर पे दिख रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो इंडियन मार्केट और सेंसेक्स है वो 2500 से ज़्यादा पॉइंट नीचे गिर चुका है। कोई भी हम सेक्टर की बात करें, चाहे हम ऑटोमोबाइल की बात करें या बैंकिंग सेक्टर की बात करें या किसी भी कमोडिटी सेक्टर की बात करें, सारे सेक्टर जो है वो लाल निशान पे हैं। हालांकि जानकारों का ये कहना है कि अभी कुछ दिन तक ये मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा, यानी कि उतार चढ़ाव रहा रहेगा, लेकिन मार्केट को संभलने में अभी थोड़ा वक्त और लग सकता है। चलिए विवेक, आप नजर बनाए रखिए। वहीं केंद्र ने डिप्लोमेटिक, ऑफिशियल, UN, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट वीजा को छोड़कर सभी वीजा 15 अप्रैल तक के लिए सस्पेंड कर दिए हैं। OCI कार्ड धारकों को दी जाने वाली वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा भी 15 अप्रैल 2020 तक के निलंबित कर दी गई है। इस बीच कोरोना वायरस से निपटने के लिए PM मोदी के निर्देश पर बनाए गए मंत्री समूह की बुधवार को दिल्ली में एक अहम बैठक हुई।
बैठक की अध्यक्षता खुद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की, जिसमें शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि जो लोग चीन, हांगकांग, दक्षिण कोरिया या फिर इटली और जापान के दौरे से लौटे हैं, उन्हें 14 दिन तक दूसरे लोगों से दूर रखा जाए। वहीं मुंबई में कोरोना वायरस के 2 मरीज सामने आए हैं और ये पहली बार है जब मुंबई में 2 मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि पुणे में 8 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। नागपुर में कोरोना वायरस के 1 मामले की भी पुष्टि हुई है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना वायरस पीड़ितों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। इस बीच कोरोना वायरस को देखते हुए विधानसभा सत्र को भी छोटा किया जा सकता है। सभी 10 मरीज 40 लोगों की उस टीम का हिस्सा है जो हाल ही में विदेश दौरे से लौटे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, हालात पर सरकार नजर बनाए हुए है। कोरोना वायरस धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। अब ये मामले जो हैं वो भारत में भी लगातार बढ़ रहे हैं। इस समय हम मुंबई के कस्तूरबा हॉस्पिटल में खड़े हैं और महाराष्ट्र में जो कोरोना वायरस की जो पीड़ितों की संख्या है अब 11 पहुंच चुकी है, जिसमें 2 पॉजिटिव जो मरीज हैं वो मुंबई में पाए गए हैं और उनका इलाज इसी कस्तूरबा हॉस्पिटल में चल रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि पूरे मुंबई में यही एक इकलौता अस्पताल है जहां पर कोरोना वायरस का जो भी मरीज यहां पे टेस्ट के लिए आते हैं, जो पॉजिटिव पाए जाते हैं, उनको यहां पर आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है। यहीं पर उनका इलाज चलता है और अब बीएमसी कोशिश कर रही है कि जो बाकी के जो दूसरे अस्पताल है वहां पर भी फैसिलिटी वहां पर तैयार की जाए, ताकि जो कोरोना वायरस के जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं तो उनका इलाज दूसरे अस्पतालों में भी जा सके। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पे हॉस्पिटल में पता चला कि 2 पॉजिटिव मामले यहाँ पे आए हैं तो लोगों का जो आना जाना अस्पताल के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में अब तक कुल 11 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा मामले पुणे में हैं। पुणे में 8 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, मुंबई में 2 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और एक जो मामला है वो नागपुर का, यानी कुल मिलाकर 11 लोगों की जो रिपोर्ट है वो कोरोना वायरस में पॉझिटिव्ह पाई गई। आजपर्यंत आपल्या राज्यामध्ये एकूण 10 पॉझिटिव्ह रुग्ण सापडलेले आहेत, पण हे पॉझिटिव्ह म्हटलं तरी त्यांना तशी लक्षणं ही दिसत नाही आहेत। एखाद्या रुग्णाला किंवा एखाद्या व्यक्तीला कोरोना पॉझिटिव्ह आला म्हणजे घाबरून जाण्यासारखं मोठं कारण नाही आहे। वहीं यूपी में भी कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है, जबकि 77 संदिग्ध मरीजों की मेडिकल रिपोर्ट का भी इंतजार है। यूपी सरकार के मुताबिक यूपी में बॉर्डर के जरिए आने वाले 12 लाख लोगों की जांच की गई। इसके अलावा अलग अलग एयरपोर्ट पर 15,000 से ज्यादा लोगों की जांच की गई। 740 लोगों को अभी भी निगरानी में रखा गया है। जो लोग संभावित इससे दिख रहे हैं या संदिग्ध हैं, उन्हें अलग वार्ड में शिफ्ट भी किया गया है ताकि उन्हें लोगों के संपर्क में न रखा जाए। यानी सरकार ये बताती हुई नजर आ रही है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए यूपी सरकार पूरी तरीके से तैयार है। सभी का टेस्ट यहां पर हो रहा है। कुछ रिपोर्ट्स हैं जो अभी आनी बाकी हैं। 9 जरूर यहां पर उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या पहुंच गई है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई जारी है पोस्टर को लेकर। जिस तरीके से पोस्टर लगाए गए थे यूपी सरकार के द्वारा, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई, जिसमें ये कहा गया कि ऐसे किसी के भी पोस्टर लगाने ठीक नहीं है। फटकार भी एक तरीके से दिल्ली यूपी सरकार, यूपी पुलिस को बोला गया था कि जल्द से जल्द ये जो पोस्टर है वो हटा भी लिए जाए। हालांकि कोर्ट ने आज जो महत्वपूर्ण बातें कही है वो ये कि यूपी में पोस्टर लगाने पर सवाल उठाते हुए ये कहा कि किस कानून के तहत ये पोस्टर लगाए गए हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर ये सवाल पूछा कि कौन सा ऐसा कानून जिसके तहत ये पोस्टर लगाए गए हैं। हालांकि इससे पहले सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि यही सारे लोग हैं जो इसमें शामिल हो सकते हैं और इनके ये पोस्टर लगाए गए हैं उनके पहचान के लिए। लेकिन किस कानून के तहत ये पोस्टर लगाए गए, सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया है। और यूपी में पोस्टर लगवाने पर दरअसल ये सुनवाई हुई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे ये पूछा है कि ये बताया जाए कि आखिरकार ये कौन सा कानून जिसके तहत इन जिन्हें भी आप आरोपी मान रहे हैं उनके पोस्टर आप इस तरीके से लगा दें। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है। नीरज कुमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और अपडेट उनके पास है। नीरज, क्या अपडेट? देखिए, अभी पूरे मामले की सुनवाई इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। अवकाश बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का ये इस मामले को देख रहा है।
सॉलिसिटर जनरल यूपी सरकार की तरफ से पेश हो रहे हैं तुषार मेहता। उन्होंने कहा है कि जिनके पोस्टर लगाए गए हैं वो नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जो प्रदर्शन चल रहा था, उन्होंने दंगा किया था, इसलिए पोस्टर लगाए गए हैं। लेकिन कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि क्या कोई लॉ है जो सरकार को प्रोटेक्ट करता है कि इस तरह के पोस्टर लगा सकते हैं, क्योंकि ये सवाल उठाया गया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है यूपी सरकार की तरफ से, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि ये निजता जो है एक व्यक्ति का, उसका उल्लंघन है। लेकिन अभी पूरे मामले की सुनवाई कोर्ट के अंदर चल रही है और दोनों पक्ष जो है अपनी दलीलें दे रहे हैं। लेकिन कोर्ट का ऑब्जर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन महत्वपूर्ण है, जो सवाल खड़ा किया है यूपी सरकार से कि क्या कोई लॉ है जो बैक करता है सरकार को कि किसी का पोस्टर जो है आप चौक चौराहे पर लगा सकते हैं इस तरह के मामले में। तो कुल मिलाकर इसको लेकर यूपी सरकार जरूर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, जहां पर इस वक्त सुनवाई हो रही है। नीरज, क्या अभी तक फिलहाल अपडेट, क्योंकि एक ये बात जरूर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर पूछ लिया है कि किस कानून के तहत इसे लगाया गया है, तो क्या ये भी मुमकिन है कि कोर्ट जल्द से जल्द इन्हें हटाने के लिए भी कह दे आगे की सुनवाई में? देखिए, बिल्कुल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया था, यूपी सरकार को आदेश दिया था कि लखनऊ में जो एंटी सीए प्रोटेस्टर्स के पोस्टर लगाए गए थे उनको जल्द से जल्द हटाया जाए। यूपी सरकार ने फैसला किया कि वो सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ जाएंगे और इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को रोक लगाने की मांग की जाएगी। देखिए, अब तक जो सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में और जजेज ने जो ऑब्जर्वेशन किया है, जो सवाल खड़े किए हैं, उससे ऐसा लगता है कि यूपी सरकार के पक्ष में कोर्ट का फैसला नहीं जाएगा। यूपी सरकार ने जो मांग की है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई जाए, उस पक्ष में सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे, इस बात की उम्मीद कम लग रही है। लेकिन अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। दोनों पक्ष अपनी बात रख रहे हैं कोर्ट के समक्ष और इसके बाद अब से थोड़ी देर बाद मुझे लगता है कि 10 से 15 मिनट और सुनवाई चलेगी और उसके बाद पता चलेगा कि क्या यूपी सरकार के पक्ष में फैसला आता है या विपक्ष में। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर योगी सरकार ये कोशिश में थी कि हाईकोर्ट का जो फैसला है और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में ये अपील की गई और वो चाह रहे होंगे कि उनके फेवर में ये सारी बातें हों और सख्त जिस तरीके से हिंसा को लेकर मामले में नजर आ रही थी यूपी सरकार। लेकिन फिलहाल अब क्या तस्वीर नजर आ रही है? यानी अगर जिस तरीके के अभी तक की जो सुनवाई हुई है नीरज, अगर हम उसको देखें तो यही स्थिति दिख रही है कि पक्ष में सुनवाई के आसार कम दिख रहे हैं योगी सरकार के। देखिए, बिल्कुल अब तक जो सवाल खड़ा किया है कोर्ट ने, जो ऑब्जर्वेशन दिया है अब तक की सुनवाई में, उससे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो चाहती है कोर्ट से वो उनके फैसले में आएगा, इस बात की उम्मीद कम लग रही है। लेकिन कोर्ट का फैसला अभी आना बाकी है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो अभी हमें जानकारी मिली है कि अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस के नेता हैं और वरिष्ठ वकील भी हैं, वो भी फॉर्मर आईपीएस, जिनका एक पोस्टर लगा है, उन्हीं एंटी सीए प्रोटेस्टर्स के चौक चौराहे पे उनका भी पोस्टर लगा है, पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे हैं, उनके पक्ष में अभिषेक मनु सिंघवी भी दलील पेश कर रहे हैं। तो देखना होगा कि दलील को पूरा होने के बाद कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है, क्योंकि तत्काल सुनवाई का फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट की अवकाश बेंच ने, क्योंकि यूपी सरकार ने मांग की थी कि हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई जाए। लेकिन अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा कि क्या कोर्ट का फैसला आता है और उसके बाद